हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग साइंस का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं और देखिए ये चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोला हुआ है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो बोलेंगे इट इज ए प्रोसेस। हमने यहाँ पे लिख रखा है ताकि हमारा समय बच पाए वीडियो में। तो यहाँ पे लिख रखा है कि इट इज ए प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेज विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि नया सब्सटेंस नई प्रॉपर्टीज के साथ फॉर्म हो, उसको हम क्या बोलते हैं, इस चीज को हम क्या बोलते हैं कि केमिकल रिएक्शन। जैसे हमने ले लिया मैग्नीशियम और यहाँ पे हमने ले लिया ऑक्सीजन, जिसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। रिएक्शन के पहले जो हमने लिया होता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं। उसके बाद रिएक्शन के बाद जो चीज बन के आता है नई चीज, उसको हम बोलते हैं कि प्रोडक्ट। तो हमने जब लिया कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो हम लोग को मिल रहा है यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि व्हाइट पाउडर के फॉर्म में होगा। और ध्यान रखिएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों से अलग होती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि ये एक प्रोडक्ट है, अलग चीज बन के आ गया। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। फिर हमने नेक्स्ट पॉइंट में लिख रखा है कि अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस नियर बाय यू। जैसे कि है कि सोर्सिंग ऑफ मिल्क, अगला है कुकिंग ऑफ फूड, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, अगला है बर्निंग ऑफ फ्यूल। इस टाइप के जितने प्रोसेस होते हैं, जितने आपके सराउंडिंग में दिख रहा है, ये सब केमिकल प्रोसेस होते हैं, जिसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। अब अगला जो अपना टॉपिक है ये है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये रहा। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहली चीज जो है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस। हो सकता है कि कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन हो जिसमें कि गैस इवॉल्व होता हो। जैसे हमने एग्जांपल में ले लिया कि देखिए हमने ले लिया H2SO4, जिसमें कि हमने जिंक के छोटे छोटे दाने डाल दिए, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिया। तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे एक कुछ गैस बाहर निकल रहा है। इस गैस का नाम था हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन के बबल यहाँ पे दिखाई दिए हम लोग को, और ये बाहर निकल जाएगा। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक हो गया केमिकल रिएक्शन का कि उसमें हो सकता है गैस इवॉल्व हो। सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक होती है उसमें होता है कि फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। प्रिसिपिटेट क्या चीज होती है, तो हम बोलते हैं कि जो अनडिजॉल्व पार्ट मिले, मतलब अगर एक सॉल्यूशन में कोई चीज डिजॉल्व नहीं हो रहा है तो वो क्या किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो हम बोलेंगे प्रिसिपिटेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ओके। तीसरी पॉइंट है कि कलर का बदलाव हो सकता है, चेंज इन कलर हो सकता है। चौथी बात है कि टेम्परेचर में बदलाव हो सकता है। अगली चीज है कि हो सकता है स्टेट में बदल जाए, स्टेट चेंज हो जाए, मतलब राज्य नहीं, स्टेट मतलब हो गया सॉलिड से हो सकता है गैस में आ जाए। हो सकता है गैस हमने लिया था वहां पे हमको लिक्विड मिल जाए, तो स्टेट में चेंज होगा। ओके। अगले पॉइंट पे आते हैं जिसका नाम है कि केमिकल इक्वेशन। अब देखते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है। हम बोलेंगे द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ ए सब्सटेंस इन्वॉल्विंग इन इट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। क्या पढ़ दिया मैंने। देखिए केमिकल इक्वेशन में क्या होता है कि हम अगर उसको सिंबॉलिक फॉर्म में ना लिखें तो सोचिए कितनी बड़ी बड़ी चीजें हमको लिखनी पड़ेगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिख के बताया कि हमने ले लिया जिंक, हमने ले लिया सल्फ्यूरिक एसिड, इसको मान लो हीट कर रहे होंगे तो यहाँ पे क्या बन रहा होगा, तो सल्फ्यूरिक जिंक सल्फेट बन रहा होगा, साथ में हाइड्रोजन मिल रहा होगा। तो हम बोल रहे हैं इतना वर्ड में लिखने से अच्छा है कि क्यों ना हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें। अब सिंबॉलिक फॉर्म में आप जिंक को Zn लिखते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 लिखते हो, प्रोडक्ट आपको मिलता है जिंक सल्फेट जिसको हम लिख रहे हैं कि ZnSO4, और साथ में हाइड्रोजन गैस मिल रहा है तो हम लिखेंगे H2। तो ये जो तरीका है केमिकल रिएक्शन को दिखाने का, जो तरीका है बाय यूजिंग सिंबल एंड सिंबल और उसके फॉर्मूले के वाइज, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। क्लियर है ये बात। अगली बात आती है कि बैलेंसिंग एंड अनबैलेंसिंग, बैलेंस्ड या फिर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं। तो देखिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होता है कि जितने एटम हमने रिएक्टेंट का लिया था उतना ही हमको क्या मिलना चाहिए, प्रोडक्ट का मिलना चाहिए। मतलब हो गया कि अ बैलेंस इक्वेशन, या बोलेंगे कि अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज एन नंबर ऑफ इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। क्या बोला कि जितने एटम हमने रिएक्टेंट में लिए थे, किसके, तो कोई पर्टिकुलर चीज के, मान लीजिए हमने बोला कि जिंक के हमने लिया था 10 एटम, तो प्रोडक्ट में भी जिंक का 10 ही एटम हमको दिखना चाहिए। अगर आप इस तरीके से लिख पाते हो एक केमिकल रिएक्शन को, तो हम उसको बोलते हैं कि ये एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अनबैलेंस में क्या होता है कि हम बस फॉर्मूला लिख के आ जाते हैं, हम वहां पे एटम्स को इक्वेट नहीं करते। मतलब रिएक्टेंट में जितने हाइड्रोजन के एटम है, जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिख रखा है, ये एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको देखिए कि ऑक्सीजन का यहाँ पे मान लीजिए O2 है, O2 है तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे भाई 2 मोल यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन के एटम है, और आपको यहाँ पे कितना मिल रहा है, प्रोडक्ट में 1 ही मोल मिल रहा है। तो इस सिचुएशन में हम क्या बात करते हैं, हम बोलते हैं कि ये एक अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन है। क्लियर है ये चीज। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। अब देखिए टाइप में सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा कि दो प्रोडक्ट या दो से ज्यादा प्रोडक्ट हमने लिया होगा और वो कंबाइन होके हम लोग को सिंगल प्रोडक्ट मिले, मतलब दो से ज्यादा रिएक्टेंट ले लीजिए और आपको अगर प्रोडक्ट मिल रहा है एक प्रोडक्ट मिल रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं कि इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। जैसा कि नाम है इसका, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन हो जाना, तो कंबाइन हो गया। तो जैसे हमने लिया यहाँ पे कि ट्वाइस ऑफ Mg प्लस O2 क्या दे देगा हम लोग को, ट्वाइस ऑफ MgO दे देगा। अगला है कि हमने अगर ले लिया है कि ट्वाइस ऑफ H2 प्लस O2, तो ये हम लोग को देगा ट्वाइस ऑफ H2O। अगला हमने ले लिया C प्लस O2। इस तरीके के ढेरों एग्जाम्पल है, इन एग्जाम्पल को आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आप जब रिएक्शन लिखिएगा, जैसे आपको पूछ लिया कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, तो आप वहां पे समझाइए, लेकिन साथ में एग्जाम्पल जरूर दीजिए। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा। अगली बात करते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। डिकम्पोजिशन नाम सुन के ही लग रहा है कि भाई कोई चीज टूट जाता होगा, तो हम बोलेंगे रिएक्टेंट हम लेंगे सिंगल और प्रोडक्ट हमको दो या दो से ज्यादा मिल जाए, तो हम क्या बोलेंगे इसको, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यही हमने यहाँ पे लिख रखा है कि द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपने ले लिया CaCO3 gives CaO plus CO2। अगला ले लिया हमने ट्वाइस ऑफ KClO3 gives ट्वाइस ऑफ KCl plus 3O2। देखिए इस रिएक्शन में मुझे समझाने लायक कोई चीज नहीं है, इस रिएक्शन को आपको याद रखना पड़ेगा। अभी हम 10th क्लास में हैं और 10th क्लास हम मतलब आप 10th क्लास में हो, और 10th क्लास में हम लोग को इस चैप्टर में ना आपको रिएक्शन के मैकेनिज्म पर नहीं जाना है। ओके, तो अगला हमने ले लिया NaCl। NaCl में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास कीजिएगा तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा, और यहाँ पे दे देगा हम लोग को ट्वाइस ऑफ Na प्लस Cl2। अगेन आप H2O का अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी दोगे, तो ये भी बन जाएगा ट्वाइस ऑफ H2 प्लस O2 के फॉर्म में। तो दो टाइप के हमने रिएक्शन देख लिए, एक हो गया कॉम्बिनेशन, एक हो गया डिकम्पोजिशन। तीसरा की बात करते हैं कि यहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हमने लिख रखा है कि दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब एक कंपाउंड में से एक एलिमेंट को हटा के खुद जुड़ जाना, इस चीज को क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ध्यान रखिएगा सब नहीं जुड़े जाते हैं, जो ज्यादा लिखा है हमने इस बात को, अगले लाइन में देखते हैं। तो फिलहाल क्या हुआ, देखो हमने देखा कि भाई कॉपर का यहाँ पे क्या था, सल्फेट था, कॉपर सल्फेट है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जिंक आके इसको बोला हटो और कॉपर हट गया और यहाँ पे ZnSO4 बन गया। ध्यान रखिएगा जिंक इसलिए इसको हटा पाया क्योंकि जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। समझ में आ रही है? भाई तुम अपना बैट बॉल लेके आते क्रिकेट खेलने के लिए, जो ताकतवर बच्चा था वो बोला कि चल भाग यहाँ से, और बैट तुम्हारा ले लिया। ऐसा होता नहीं है बट एग्जाम्पल है, मान ले इस बात को, ठीक है। तो ज्यादा रिएक्टिव मेटल जो है ना, वो लेस रिएक्टिव मेटल का जो पार्ट है, लेस रिएक्टिव मेटल जिससे अटैच था उसको हटा के खुद जुड़ जाता है, और इस चीज को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बड़े रफ टंग में मैं ये बात बता रहा हूं आपको, ठीक है। इस तरीके से लिख मत दीजिएगा कि हटा देता है और छीन लेता है, ये सब नहीं चलेगा। आपको यहाँ पे यही बातें लिखनी है जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। तो हमने ये भी बता दिया कि जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वही खाली डिस्प्लेस कर पाता है। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया CuSO4 प्लस Mg, ये दे देगा हम लोग को MgSO4 प्लस Cu। क्यों? क्योंकि Mg ज्यादा रिएक्टिव था कॉपर से। अगेन CuCl2 प्लस Pb अगर हमने लिया है तो PbCl2 बन जाएगा और यहाँ पे Cu अलग हो जाएगा। इस तरीके से हमने ढेरों सारे रिएक्शन दिखाए। लेकिन अगर मैं बोलूं कि देखो अगर MgSO4 है, यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ, अगर कि भाई अगर हमारे पास MgSO4 है और यहाँ पे Cu आ जाए तो क्या कोई रिएक्शन होगा? हम बोलेंगे नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि कॉपर मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, और ज्यादा रिएक्टिव नहीं है तो ये इसका SO4 को छीन नहीं पाएगा। ओके, तो ये बात क्लियर हो गया आपको। अब बात करते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। इन सारे रिएक्शन जो एग्जांपल है ना उसको जरूर लिख के आप याद रखिएगा, ओके, क्योंकि इससे सवाल पूछे जाते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि हमने बोला है कि दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में नाम से हमको समझ में आ रही है कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, दो बार डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। कैसे? तो हमने बोला पहली बार Na यहां चला गया और दूसरी बार में Ag जो है वो यहां आ गया, तो दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बोलिए ये बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया? एग्जाम्पल लिखिए। चलिए देखो एग्जाम्पल में आप बात कर सकते हो कि AgNO3 प्लस NaCl हम लोग को देता है AgCl प्लस NaNO3। अगला है कि BaCl2 gives प्लस CuSO4 gives BaSO4 प्लस CuCl2। अगला है CuSO4 प्लस H2S गैस जो है वो देगा Cus प्लस H2SO4। अगला है AlCl3 प्लस 3NH4OH, ये हम लोग को देगा Al ब्रैकेट में OH3
प्लस 3 टाइम NH4Cl एंड लास्ट जो हमने यहाँ पे लिख रखा है वो है कि Fe2O3 प्लस ट्वाइस ऑफ Al अपने को क्या देगा, Al2O3 प्लस 2 टाइम Fe। अब आप बोलेंगे सर ये डबल डिस्प्लेसमेंट तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है ये डबल डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में रखना चाहिए था, ठीक है, गलती से है। अगला है क्वेश्चन नंबर मतलब पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में है कि भाई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होते हैं, तो मैं आपको समझाता हूं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। देखिए ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो जाए इसको ऑक्सीडेशन बोला जाएगा। दूसरी पॉइंट है कि अगर एक यहाँ पे क्या लिखा है कि द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। किसी सब्सटेंस में से अगर हाइड्रोजन हट जाए, रिलीज हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे, उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। उसी तरीके से रिडक्शन में आप उल्टा लिख देते हो कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अगर हो जाए तो इसको हम बोलते हैं रिडक्शन, या फिर हम बोलेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन अगर हो जाए तो भी हम इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। नोट में हमने बता दिया है कि देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होते हैं, और साथ में जब होते हैं ना तो इस चीज को हम बोले कंबाइन करके बोलते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन मतलब क्या हो गया कि रिडक्शन, ठीक है, और ऑक्सीडेशन। बात समझ में आ गई, रिडॉक्स RE है, रेडॉक्स रिडक्शन यहाँ पे RED रिडक्शन, और OX मतलब हो गया ऑक्सीडेशन। क्लियर है ये बात, समझ में आ गई, ओके। अब यहाँ पे हमने एग्जांपल ले लिया कि मान लीजिए हमारे पास है CuO प्लस H2 जो कि हमको देगा Cu प्लस H2O, तो इसमें यहाँ पे ऑक्सीजन था, अब आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं कि इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, ऑक्सीजन का हट गया। अब यहाँ देखो H2 था, H2 में अगर ऑक्सीजन जुड़ जाए तो क्या हो गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। उसी तरीके से हमने एक एग्जांपल लिया है H2S प्लस Cl2 gives S प्लस ट्वाइस ऑफ HCl। यहाँ पे देखिए ऊपर में दिखाया है मैंने कि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ नीचे क्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। उसी तरीके से हमने लिया है ZnO प्लस C gives Zn प्लस CO, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन होंगे। और एक और एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि देखो एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट, अगर नॉन मेटेलिक एलिमेंट का अगर एडिशन हो जाए ना तो भी हम उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और एडिशन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट अगर हो जाए तो हम उसको बोलते हैं रिडक्शन। तो इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है, यहां से भी बात समझ में आती है। अगली बात पे आते हैं जिसका नाम है कि इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का क्या क्या इफेक्ट होता है इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट हमने लिख रखा है कि कोरोजन ऑफ मेटल। आपको पता होगा कोरोजन क्या होता है, कोरोजन होता है कि डिटोरिएशन ऑफ मेटल सरफेस। मेटल सरफेस का डिटोरिएशन मतलब टूट के अलग टूट जाना, ठीक है, या खराब हो जाना, इसको डिटोरिएशन बोलते हैं। तो डिटोरिएशन ऑफ मेटल सरफेस बाय द एक्शन ऑफ मॉइस्चर और केमिकल और एयर इज कॉल्ड कोरोजन ऑफ मेटल। तो कोरोजन ऑफ मेटल कैसे हमने लिया, मान लीजिए हमने ले लिया कि 4 टाइम Fe प्लस 3 टाइम O2 प्लस 2x डॉट H2O अगर हम लेंगे, मतलब ये सब चीजें नेचर में रहेगी, आपको खाली आयरन लेना है, ठीक है। आयरन जो है वो क्या करेगा, डिटोरिएट होके क्या करेगा, रस्ट बनाएगा, और इसको हम बोलते हैं कि ट्वाइस ऑफ, रस्ट का फॉर्मूला याद रखिएगा, इसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड आयन, और यहाँ पे 3 लिखते हैं हम लोग रोमन में, और यहाँ पे लिखते हैं ऑक्साइड। तो हमने यहाँ ले लिया कि क्या कि ट्वाइस ऑफ Fe2O3 डॉट XH2O, इसको बोलते हैं रस्ट। रस्ट का फॉर्मूला कभी कभी आपसे पूछ लेता है तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और रस्टिंग जो होता है वो एक रेडॉक्स रिएक्शन है, आपने पढ़ा था ना अभी रेडॉक्स क्या होता है, वही है। अगली बात हम करेंगे रेंसिडिटी की। रेंसिडिटी क्या होता है, तो हम बोलते हैं द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल इन फूड, जो कि हमको कैसा दिखाई देता है कि भाई एक फैट्स या तेल का खराब हो जाना, और अनप्लीजेंट उससे क्या आएगी, उससे स्मेल आएगी या टेस्ट उसका अलग हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। आपने देखा होगा कि घर में जो खाना बना होता है उसमें फैट्स या ऑयल तो होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो खराब होने लग जाता है कुछ दिन के बाद, कुछ दिन नहीं, एक ही दिन के बाद खराब होने लग जाता है। इस खराब होने को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेंसिडिटी, ठीक है। खाना का खराब होने को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। ऐसा मत लिख के आ जाना खाने में क्या, तो हम बोलेंगे फैट्स और ऑयल का, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल इन फूड मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। अगर खराब हो रहा है तो हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो हम बोलेंगे कि एक तरीका है कि आप ऑक्सीडेशन से बचा लीजिए। कैसे बचाएंगे ऑक्सीडेशन से, तो हम बोलेंगे कि बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट अगर आप डाल दो तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन से बचने लग जाएगा।
तो वो क्या करते हैं तो हम बोलेंगे दे आर एक्चुअली रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या हो गया, उसको रिड्यूस कर रहा है, मतलब एक तरफ ऑक्सीडेशन हो रही है, एक तरफ रिडक्शन चालू है, न्यूट्रलाइज हो गया, खाना खराब नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट की जगह पे, तो जवाब है BHA ले सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। क्या बोलते हैं? ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, पहला एक कंपाउंड है, याद रखिएगा नाम इसका। दूसरा हमने ले लिया है BHT, जिसको हम बोलते हैं ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टूलीन। ठीक है, तो ये एक हमारे पास कंपाउंड है। अब दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई प्रिजर्व करने का हमारे पास एक अलग मेथड है, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन गैस ऐड कर देंगे। तो आपने देखा होगा चिप्स वगैरह के पैकेट में फुला होता है ना, आपको लगता है कि सर ये तो ठगने वाला बात होता है कि चिप्स की पैकेट रहती है बहुत बड़ी और उसमें चिप्स निकलता है बहुत कम। तो भैया उसमें एक गैस डाला जाता है जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन गैस, और नाइट्रोजन गैस अनरिएक्टिव गैस है, तो वो क्या करेगा, उसको ऑक्सीडेशन से बचा लेगा। तीसरा तरीका है कि आप क्या करते हो, उसको फ्रिज में रख देते हो, रेफ्रिजरेट कर देते हो। इससे क्या होता है कि मौसम बहुत ठंडा हो जाता है, वहां पे मौसम नहीं, वहां का टेम्परेचर बहुत ठंडा हो जाता है, और टेम्परेचर ठंडा हो जाता है तो ऑक्सीडेशन की स्पीड कम हो जाती है, इसलिए खाना लेट खराब होता है। ठीक है, 2-3 दिन तक चल जाता है या 5 दिन तक चल जाता है। चलो अगला है कि बाई पैकेजिंग एयर टाइट कंटेनर। देखा होगा आपने ड्राई फ्रूट्स के जो पैकेट में रैप किया हुआ होता है, वो बड़ा एयर टाइट होता है, एकदम चिपका हुआ रहता है उससे। ये एयर टाइट से क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे एयर टाइट कर देने से क्या होगा कि वहां का एयर हम हटा चुके हैं, निकाल चुके हैं, तो अब ऑक्सीजन है ही नहीं, तो ऑक्सीडाइज होगा कैसे। ये भी एक तरीका होता है। तीसरा होता है कि स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट। देखो लाइट से एनर्जी मिलती है, और एनर्जी की बात अगर हम लोग करें तो हम बोलेंगे हीट की बात कर रहे हैं। तो हीट से अगर उसको बचा लो, ठीक है, सनलाइट से अगर बचा लो तो क्या हो जाएगा, तो भी बहुत दिन तक वो खराब नहीं होगा। तो ये कुछ तरीके थे जिससे कि आप खाने को क्या कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो, मतलब रेंसिडिटी से या ऑक्सीडेशन से फूड को बचा सकते हो। तो यही सब थी इस चैप्टर के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये छोटा सा चैप्टर है, सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब आपका काम ये है कि आप क्या करें, आप पास्ट ईयर के क्वेश्चंस कीजिए, एनसीईआरटी को भी आपको सॉल्व करना चाहिए। और इसी के साथ ये लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।